नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर हरिंगरे। मैं साइकेट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक हूँ। आज हम बच्चों में जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स रहते हैं उनमें से एक प्रॉब्लम है जो है इन्यूरेसिस यानी बेड वेटिंग यानी बिस्तर में पेशाब करना, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इन्यूरेसिस जो है ये एक एलिमिनेशन डिसऑर्डर बोलते हैं। एलिमिनेशन डिसऑर्डर दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप है वो है इन्यूरेसिस यानी रिपीटेड वॉइडिंग ऑफ यूरिन एट बेड्स और इनटू क्लोथ्स बोलते हैं। दूसरा है एंकोप्रेसिस यानी रिपीटेड वॉइडिंग ऑफ फीसेस इन क्लोथ्स यानी पेशाब करना या शौच करना। ये दो अलग अलग एलिमिनेशन डिसऑर्डर्स हैं। तो इनमें से आज हम इन्यूरेसिस के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। अब हम इन्यूरेसिस के डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो इसको हम ये बोल सकते हैं, रिपीटेड वॉइडिंग ऑफ यूरिन इनटू क्लोथ्स और बेड्स डे टाइम या नाइट टाइम में, ऐसे बच्चों में जिसका उम्र 5 साल पूरा हुआ है और उसमें ब्लैडर कंट्रोल अचीव हुआ है, तो ऐसे पेशेंट को इन्यूरेसिस की बीमारी है ऐसा हम बोल सकते हैं। यानी बिस्तर गीला करना, वो बच्चों का उम्र 5 साल तक होना चाहिए और उसमें नॉर्मल ब्लैडर कंट्रोल अचीव होना चाहिए, तो ही हम उसको इन्यूरेसिस बोलते हैं। ये जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है वो दो लेवल पे दिख सकता है। फर्स्ट है फ्रॉम बर्थ यानी अटिपिकल एक्सटेंशन ऑफ नॉर्मल इन्फेंटाइल इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। दूसरा है फॉलोइंग पीरियड ऑफ एक्वायर्ड ब्लैडर कंट्रोल यानी जन्म के बाद से ही ये प्रॉब्लम आ सकता है, नहीं तो जब ब्लैडर कंट्रोल अचीव होता है उसके बाद कुछ कारणों की वजह से ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। ये जो इन्यूरेसिस है वो ज़्यादातर इनवॉलंटरी रहता है, कभी कभी इंटेंशनल भी रह सकता है। ये जो इन्यूरेसिस है उसको पहले नॉन ऑर्गेनिक इन्यूरेसिस यानी बेड वेटिंग भी बोलते थे। जब बच्चा छोटा रहता है तब बिस्तर गीला करना ये नॉर्मल माना जाता है, लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होता है तब ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम गंभीर रूप ले सकता है या माँ बाप के लिए वो चिंताजनक हो सकता है। ये जो इन्यूरेसिस है वो 3 टाइप के रहते हैं। फर्स्ट है नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस यानी जब बच्चा रात को सोता है तब नींद में पेशाब करता है, उसको नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस बोलते हैं। डायगोनल इन्यूरेसिस यानी जब बच्चा दिन में सोता है तब पेशाब करता है, उसको डायगोनल इन्यूरेसिस बोलते हैं। और कभी कभी एक बच्चे में नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस भी रहता है और डायगोनल इन्यूरेसिस भी रह सकता है, यानी दोनों भी दिख सकते हैं। तो इस तरह से ये 3 टाइप के इन्यूरेसिस होते हैं। अब हम इन्यूरेसिस का जो प्रीवैलेंस है उसके बारे में बात करेंगे। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो अगर कंपेयर करेंगे तो वो रेशियो 2:1 या 3:1 बोल सकते हैं, यानी लड़कों में 2 या 3 गुना इसकी मात्रा ज़्यादा है। 5 साल के उम्र में अगर परसेंटेज देखा जाए तो 7% बॉयज़ में और 3% गर्ल्स में ये प्रॉब्लम दिख सकता है। 10 साल के उम्र में ये रेशियो 5% और 3% हो जाता है, यानी बॉयज़ में 5% और गर्ल्स में 3% तक दिखाई दे सकता है। अडल्ट स्टेज में यानी 18 साल के उम्र में करीबन 1% बच्चों में यानी लड़कों में 1% ये बीमारी दिख सकती है, प्रॉब्लम दिख सकता है, और औरतों में या लड़कियों में लेस देन 1% उसका प्रीवैलेंस है 18 साल के उम्र में। और एक कॉमन फाइंडिंग देखा गया है, जो बच्चे गहरी नींद लेते हैं, डीप स्लीप में रहते हैं, उनमें ये प्रमाण या मात्रा ज़्यादा है। अब हम इन्यूरेसिस ये जो प्रॉब्लम है वो किस वजह से होता है, उसके रीज़न्स कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न है जेनेटिक फैक्टर्स यानी हेरिडिटरी भी बोल सकते हैं। जिन बच्चों के माँ बाप में उनके बचपन के समय में अगर ये पेशाब का प्रॉब्लम रहेगा तो ऐसे पेरेंट्स के बच्चों में भी ये रिस्क हो सकता है, उसको हम जेनेटिक फैक्टर्स या हेरिडिटरी फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। दूसरा है यूरिनरी ब्लैडर का वॉल्यूम। अगर मूत्राशय का जो कैपेसिटी है, वॉल्यूम कैपेसिटी अगर कम है तो ऐसे बच्चों में भी ये प्रॉब्लम दिख सकता है। तीसरा है रिपीटेड इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी उसका इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है स्ट्रेस।
हमें लगता है कि बच्चों में स्ट्रेस नहीं रहता है, लेकिन बच्चों में स्कूल रिलेटेड रहे या घर में जो प्रॉब्लम्स है, फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, तो ये भी एक एन्यूरेसिस का रीज़न हो सकता है। इसके बाद जो रीज़न है उसको हम डेवलपमेंटल डिले यानी विकास संबंधी देरी भी बोलते हैं। डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स अगर आते हैं तो ये भी एक एन्यूरेसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके बाद है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम या मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। DSM-5 के अनुसार एन्यूरेसिस का डेफिनेशन या डायग्नोसिस करने के लिए इसका पीरियड कम से कम 3 महीने तक होना चाहिए और ये बच्चा हफ्ते में कम से कम 2 बार पेशाब करना चाहिए, तो ये हम उसको एन्यूरेसिस बोलते हैं। DSM-5 के अनुसार ये जो एन्यूरेसिस है उसका रिलेशन नर्वस सिस्टम या मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर रहे या कंजेनिटल या एक्वायर्ड जो एबनॉर्मलिटी है यूरिनरी ट्रैक्ट में, वो उसका रिलेशन नहीं होना चाहिए, तो ही हम DSM-5 के अनुसार इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। ये जो एन्यूरेसिस है वो 2 टाइप्स के रहते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी एन्यूरेसिस और सेकेंडरी एन्यूरेसिस। प्राइमरी एन्यूरेसिस यानी फ्रॉम बर्थ यानी उसको डेवलपमेंटल प्रॉब्लम बोलते हैं। सेकेंडरी एन्यूरेसिस यानी फॉलोइंग पीरियड ऑफ एक्वायर्ड ब्लैडर कंट्रोल, यानी ये बच्चों में प्रॉब्लम बाद में डेवलप होता है। ये सिंगल प्रॉब्लम जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बोलते हैं वो भी रह सकता है, नहीं तो इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी ये सेकेंडरी एन्यूरेसिस हो सकता है। एन्यूरेसिस का डायग्नोसिस होने के लिए बच्चों का उम्र कम से कम 5 साल होना चाहिए और मेंटल एज कम से कम 4 साल होना चाहिए। अब हम एन्यूरेसिस का मैनेजमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मैनेजमेंट में 2 रूटीन प्रोसीजर है, वो है इन्वेस्टिगेशंस और सेकेंड पार्ट है ट्रीटमेंट। इन्वेस्टिगेशंस में बच्चों में मेडिकल प्रॉब्लम है कि नहीं वो देखने के लिए फर्स्ट हमें यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, यानी जो इन्फेक्शन है वो रूल आउट करना पड़ेगा। उसके बाद ऑल रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन जैसे कि लीवर फंक्शन टेस्ट हो, किडनी फंक्शन टेस्ट हो, कंप्लीट ब्लड काउंट हो, ये रूटीन ब्लड टेस्ट हमें करना चाहिए। थर्ड है सोनोग्राफी, ज़रूरत पड़ने पर उसका ब्लैडर का स्टेटस या एब्डोमेन का एग्जामिनेशन बोलते हैं, वो हमें डिटेल में करने के लिए सोनोग्राफी करना ज़रूरी है। कभी कभी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स स्क्रीनिंग या रूल आउट करने के लिए हमें CT स्कैन या MRI भी करना पड़ सकता है। ट्रीटमेंट एन्यूरेसिस का करते समय उसका हम 3 हेडिंग में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है साइको एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स, दूसरा है बिहेवियर थेरेपी और थर्ड है फार्माकोथेरेपी। साइको एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स में इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि उनको बताना है कि ये एक बड़ी बीमारी नहीं है, ये जल्दी से जल्दी इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे तो ठीक हो सकती है। बच्चे पेशाब करते हैं तो ये जानबूझ के नहीं कर सकते, इसका इलाज हम दवाई से कर सकते हैं और बिहेवियर थेरेपी से कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट को चिल्लाने से या डांटने से फ़ायदा नहीं होता है, उनको समझाने से, प्रोत्साहित करने से या अवार्ड देने से उनमें ज़्यादा रिजल्ट मिल सकता है, जल्दी रिजल्ट मिल सकता है। अब हम बिहेवियर थेरेपी के बारे में बात करेंगे। देखिए, बिहेवियर थेरेपी के पहले हमें कुछ इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है, जैसे कि बच्चा कौन से समय में सोता है। यूजुअली बच्चे जो है वो रात में कुछ पर्टिकुलर टाइम में पेशाब करते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे हैं रात को 1 से 2 के बीच में पेशाब करते हैं, कभी कभी 4 या 5 के बीच में भी ये पेशाब कर सकते हैं। तो ये समय जो है वो आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, जैसे कि समझो एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि बच्चा 10 बजे सोता है तो हमें क्या करना है कि 6 बजे के बाद हमें लिक्विड डाइट कुछ भी नहीं देना है, यानी चाय, कॉफ़ी, लिक्विड डाइट जो भी है, जूस है, वो सब अवॉइड करना है। 6 बजे के पहले ही जो उसको लिक्विड डाइट देना है। 10 बजे अगर बच्चा सोता है तो उसको खाना 8 बजे या 2 घंटा पहले उसको समय पे खाना दे दो। खाने के बाद 5 या 10 मिनट के बाद अगर पानी चाहिए तो लिक्विड के रूप में वो ले सकता है। उसके बाद लिक्विड डाइट बिल्कुल नहीं देना है। 10 बजे जब बच्चा सोने को जाता है तो उसको पेशाब के लिए भेजना इम्पॉर्टेंट है, यानी उसको ये कंपलसरी करना है कि सोने से पहले उसको पेशाब जाना ये अनिवार्य है, कंपलसरी करना है। अब 10 बजे जब बच्चा सोता है तो नेक्स्ट स्टेप है अलार्म सिस्टम। मैंने पहले बोला था कि आपको नोट डाउन करना है टाइम, 1 या 2 के बीच में ये बच्चा पेशाब करता है तो पेरेंट्स को 12:30 बजे का अलार्म लगाना है। वो अलार्म खुद के लिए लगाना है।
12:30 बजे के बाद अगर पेरेंट्स उठते हैं तो बच्चों को उठाना है, बच्चों को पूरी तरह से अवेक करना है, जिसकी वजह से बच्चों को सुबह उठने के बाद याद आना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे रात को उठाया था। 12:30 बजे बच्चों को उठाने के बाद उनको पेशाब के लिए भेजना है। अगर बच्चा 3 या 4 के बीच में पेशाब करता है तो उसको दोबारा 3:30 बजे भी आप उठा सकते हैं। यानी कौन सा समय जो उचित है उसके हिसाब से आपको ये प्लान करना पड़ेगा। तो इस तरह से रात को बच्चों को आप 1 या 2-3 बार आप उठा सकते हो। इसकी वजह से बच्चा रात को पेशाब नहीं करेगा। जब ये आपको सुबह उठने के बाद पता चलेगा तो आप खुशी मनाओ। आप बताओ कि अरे आज एग्जाम्पल कि संदीप है, ये बच्चे का नाम है, तो आप बोल सकते हो अरे संदीप ने पेशाब नहीं किया है। आप घर में उसके भाई बहन को या आपके जो भी रिलेटिव है या घर में जो भी मेंबर्स हैं उनको आप बता सकते हो और खुशी मना सकते हो। संदीप ने पेशाब नहीं किया है, आज हम बहुत खुश हैं। आप संदीप को बोल सकते हो कि यार आज आपको जो चाहिए हम वो बनाएंगे, आपको स्वीट चाहिए, मीठा चाहिए, कुछ खाने को बनाना है, कुछ प्राइज चाहिए, चॉकलेट चाहिए, आप बोल सकते हो और आप उसको दे सकते हो। यानी उसको बोलते हैं रिवॉर्ड सिस्टम, या प्राइज़ या गिफ्ट भी हम बोल सकते हैं। अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। जब हमें पहली बार दिखाई देता है कि बच्चे ने पेशाब नहीं किया है तो अगला स्टेप है, बच्चों को आप बता सकते हो कि आज के बाद हम एक नया प्लान करेंगे। वो प्लान ऐसा रहेगा कि हम एक कैलेंडर रखेंगे और आपको जब भी आप पेशाब नहीं करेंगे तो आपको ये नोट डाउन करना है। जैसे कि समझो आज तारीख है 20, तो कल 21 तारीख है, तो आपको बताना है कि बेटा कल 21 तारीख है और कल आप बिस्तर में पेशाब नहीं करते तो आपको उधर क्रॉस करना है। ऐसे आपको कंटिन्यूस 7 दिन अगर क्रॉस होता है तो आपको 7 दिन के बाद प्राइज़ मिलेगा या गिफ्ट मिलेगा, ऐसा आप बोल सकते हो। अभी 7 दिन का कंडीशन होने के बाद हम ये धीरे धीरे ये कंडीशन जो है टाइम जो है बढ़ा सकते हैं। जैसे कि बाद में बोलेंगे आपको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा। 10 दिन आपको कंटिन्यूस ये पेशाब नहीं करना है तो आपको प्राइज़ मिलेगा। 10 दिन के बाद आप बोल सकते हो 15 दिन का टाइम, बाद में बोल सकते हो 1 महीने का टाइम। एंड 1 महीना अगर आप कंटिन्यूस पेशाब नहीं करोगे तो आपको बड़ा प्राइज़ मिलेगा। यानी आपको मूवी दिखाने के लिए लेके जाएंगे या साइकिल गिफ्ट दे देंगे, या उसका आपको जो उचित लगेगा, जो आपको पॉसिबल है वो आप उसको गिफ्ट दे सकते हो या पहले भी आप अनाउंस कर सकते हो। तो ये जो हो गया उसको हम बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं और ये आपको कंटिन्यूस 3 या 6 महीने तक ये फॉलो करना ज़रूरी है। उसके बाद थर्ड पार्ट है वो है फार्माकोथेरेपी, यानी ड्रग्स का यूज़ हम कर सकते हैं। ये जो दवाई है वो 2 तरीके से काम करती है। जैसे कि वो किडनी द्वारा जो उत्पादित मूत्र है उसका प्रमाण कम करती है या मूत्राशय की क्षमता बढ़ाते हैं। ड्रग्स में सिंथेटिक एंटीडायूरेटिक हार्मोन का यूज़ करते हैं। कभी कभी नेजल स्प्रे यानी डेस्मोप्रेसिन बोलते हैं उसका भी यूज़ करते हैं। जो दवाई है जैसे कि इमिप्रामिन हो, एमिट्रिप्टिलिन हो, नॉरट्रिप्टिलिन हो, तो ऐसे भी ड्रग्स हम यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर ये जो दवाइयाँ हैं मूत्राशय की जो मांसपेशियाँ है उसको सिकोड़ कर रखती है। तो ये जो दवाई है ये टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है, नेज़ल स्प्रे मैंने पहले भी बोला है। तो इसका ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है ये 3 से 6 महीने तक हमें कम से कम ये दवाई लेनी पड़ सकती है। कुछ पेशेंट में कुछ साइकेट्रिस्ट ऑक्सीब्यूटानिन करके जो ड्रग है उसका भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से इन्यूरेसिस का ट्रीटमेंट साइको एजुकेशन हो, बिहेवियर थेरेपी हो या फार्माकोथेरेपी हो, ये तीनों मेथड से इसका इलाज कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने इन्यूरेसिस या बेड वेटिंग या बिस्तर गीला करना इसके बारे में डिस्कशन किया है। जाते जाते मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि ये एक बड़ी बीमारी नहीं है, इसका इलाज अच्छी तरह से हो सकता है। बच्चों को डांटने से, चिल्लाने से उसका फ़ायदा नहीं होता है। उनको समझाने से, रिवॉर्ड सिस्टम से या दवाई से, बिहेवियर थेरेपी से उनका इलाज किया जा सकता है। तो इस तरह से मानसिक बीमारी के बारे में या चाइल्ड साइकेट्री के बारे में या एडिक्शन के बारे में या सेक्सुअल डिसऑर्डर के बारे में और जानकारी चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट www.nirmalvyasnmuktikendra.com को आप विजिट कर सकते हो। हमारे चैनल निर्मल हॉस्पिटल मिरज को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।
नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करके और जानकारी ले सकते हो। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हो। तब तक के लिए नमस्कार।